हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर साइंस गुरु द बेस्ट पर। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आज की क्लास है सौर मंडल, सूर्य एवं सौर परिवार, यानी कि हम सोलर सिस्टम, सन, प्लैनेट्स, ग्रह, उपग्रह, इनके बारे में बात करेंगे। ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है रीट लेवल 2 साइंस मैथ के लिए, रीट लेवल 1 के लिए, आरपीएससी ईओ की एग्जाम के लिए, एलडीसी हाई कोर्ट, एलडीसी के लिए, एनटीपीसी के लिए, पुलिस कांस्टेबल, वीडियो उन तमाम कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जिनमें जनरल साइंस में टॉपिक है सोलर सिस्टम एंड इट्स मेंबर। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल आपके लिए लेकर आया हूँ, स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इससे पहले की वीडियो अगर आपको देखने तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले सौर मंडल, सोलर सिस्टम किसे कहते हैं? तो देखो, सौर मंडल का मतलब है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह या परिवार को सौर मंडल कहते हैं। यानी सौर मंडल में सूर्य और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जितने भी बाकी जो पिंड है, आकाशीय पिंड है, उनमें ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, उल्काएं हैं, ये सभी आकाशीय पिंड, इनका समूह है क्या कहलाता है? सौर मंडल या सोलर सिस्टम या सौर परिवार कहलाता है। सूर्य सौर मंडल का मुखिया है और सौर मंडल में सूर्य का द्रव्यमान 99.97%, यानी कि जितने बाकी जो है उनके मुकाबले सूर्य का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, यानी 99.97% अकेला इसका द्रव्यमान है। शेष 0.03% में से सभी आकाशीय पिंड है, और इनमें से भी बृहस्पति और शनि का अगर द्रव्यमान मिला दिया जाए, क्योंकि ये भारी ग्रह, तो 99% इन दोनों का अकेला का शनि और बृहस्पति का द्रव्यमान है। ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता, यानी जो प्रकाश है वो तारों के पास होता है, ग्रहों के पास प्रकाश नहीं होता। ग्रह तारों के प्रकाश से चमकते हैं, जैसे सूर्य एक तारा है, सूर्य खुद एक तारा है, तो इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता। ये सूर्य से आने वाले प्रकाश को परावर्तित करते हैं। यह सूर्य की किरणों को परावर्तित कर प्रकाशित होते हैं। प्रकाश का परावर्तन इन पिंडों के वातावरण की मात्रा और प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कौन कितना परावर्तन करेगा यह निर्भर करता है कि ये जो बाकी पिंड है इनका वातावरण कैसा है और उसकी मात्रा, प्रकृति, घनत्व कितना है। जिन पिंडों के पास में अपना वातावरण यानी वायुमंडल नहीं होता, उनसे प्रकाश का परावर्तन कम होता है और वह कम चमकते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवर्तीय यानी एलिप्टिकल पथ पर परिक्रमण करते हैं, यानी जो परिक्रमा होती है वो दीर्घवर्तीय पथ में होती है, और ये एलिप्टिकल पथ होता है जिस पर वो सभी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अब देखो, यहाँ पर शुक्र और अरुण, ये दो जो ग्रह है, ये दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज दिशा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम की दिशा में ये परिक्रमा करते हैं। बाकी जो पृथ्वी और बाकी जितने भी जो है दूसरे जो ग्रह, वो सभी वामवर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। तो केवल दो ही है जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। केवल दो ग्रह है, वो है शुक्र और अरुण। तो आप इनको याद रखना कि शुक्र और अरुण की दक्षिणावर्त यानी कि पूर्व से पश्चिम है, बाकी सभी की पश्चिम से पूर्व की ओर है। सूर्य और ग्रहों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल इन्हें परिक्रमण करने देता है। यानी क्यों करते हैं ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा क्यों करते हैं? तो उसके लिए जो जिम्मेदार है वो है गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। यदि सूर्य ना रहे तो ये सभी ग्रह अपने कक्ष के स्पर्श रेखा यानी टेंजेंटल दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में तेजी से गायब हो जाएंगे। यानी ये इस तरह से परिक्रमा करते हैं। मान लो कि सूर्य, यहाँ पर सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल इनके ऊपर लगता है, अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहे तो स्पर्श रेखा यानी यहाँ इस तरह से गति करके और गायब हो जाएंगे सूर्य सौर मंडल से। प्राय सभी ग्रह अपने अक्ष से थोड़ा झुककर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी थोड़ा झुकते हैं, कोई कम कोई ज़्यादा, इस तरह से इनकी बात करेंगे आगे। इन ग्रहों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो आंतरिक ग्रह, इंटरनल प्लैनेट्स या पार्थिव ग्रह जो पृथ्वी के जैसे है वो, और दूसरे है बाएं ग्रह या बृहस्पति के सदृश जो है वो। तो दो आंतरिक और बाएं ग्रह है। आंतरिक ग्रह कौन कौन से, इनकी बात करते हैं। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, इनर प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स इनको कहते हैं। तो इसमें ये चार जो पहले के सूर्य के जो नजदीक है वो चार आएंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इनको आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहता है। इस पर प्रश्न पूछ सकता है, आप याद रखो इसको कि कौन से आंतरिक ग्रह। तो चार ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुषुपम, बुषु यानी शुक्र और पम यानी पृथ्वी और मंगल, बुषुपम, याद रखो।
आंतरिक ग्रह अपेक्षाकृत छोटे और अधिक घने होते हैं, इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है। इनमें पृथ्वी सबसे बड़ी और अधिक घनी है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी घनत्व और सबसे बड़ा जो ग्रह आंतरिक ग्रहों में है तो वो पृथ्वी है। सभी आंतरिक ग्रह चट्टानों और धातुओं से बने हैं। इन्हें पार्थिव ग्रह टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश है, पृथ्वी के जैसे है इसलिए। अब बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह की बात करते हैं। आउटर प्लैनेट्स या जोइनियन प्लैनेट्स कहा जाता है, जोइनियन यानी बृहस्पति। तो बाह्य ग्रहों में बृहस्पति यानी बाकी के जो 4 है वो, यानी कुल 8 ग्रह है। यम जो है प्लूटो, उसको ग्रह की डेफिनेशन में वो फिट नहीं बैठता इसलिए वो ग्रह नहीं है। पहले 9 माने जाते थे, लेकिन जो प्रेग में अधिवेशन हुआ था 2006 में AUI का, तो वहां से केवल 8 ग्रहों को मान्यता दी गई। प्लूटो को ग्रह की डेफिनेशन से, परिभाषा से बाहर कर दिया। तो बाह्य ग्रह में 4 ग्रह कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इनको आप याद रखो, ये चारों ग्रह आकार में बहुत बड़े हैं और इनका बड़ा उपग्रह परिवार है, यानी इनके उपग्रहों की संख्या भी ज्यादा है। इंद्र जो प्लैनेट थे अंदर वाले 4, उनमें से केवल पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी से पहले के जो 2 है, सूर्य के जो सबसे नजदीक है बुध और शुक्र, उसके कोई उपग्रह नहीं है। और पृथ्वी के बाद वाला जो है मंगल, उसके 2 है। ये ग्रह अपेक्षाकृत बड़े और कम घने होते हैं। ये प्राय हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और मीथेन गैस से बने होते हैं। इन्हें बृहस्पति या बृहस्पति ग्रह, जोइनियन प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि ये बृहस्पति के सदृश होते हैं। अब हम बात करते हैं सूर्य की। सौर मंडल का हृदय स्तर है क्योंकि ये जीवों के लिए शक्ति का स्रोत है। समस्त प्लैनेट पर, समस्त ग्रहों पर जो ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य है। हमारी आकाश गंगा, जिसको हम दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं, उसके केंद्र से सूर्य की अनुमानित दूरी 32,000 प्रकाश वर्ष है। ये 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आकाश गंगा यानी दुग्ध मेखला मिल्की वे के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करता है। इसका परिक्रमण काल 25 करोड़ वर्ष है और ये 25 करोड़ वर्ष की जो अवधि है इसको ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मोस ईयर कहते हैं। तो ये 25 करोड़ वर्ष में एक परिक्रमा करता है दुग्ध मेखला मिल्की वे के चारों तरफ। वस्तुतः सूर्य एक गैसीय पिंड है। ठोस नहीं होने के कारण इसके विभिन्न भागों में असमान गति पाई जाती है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में और ध्रुव भाग जो है वो 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। घूर्णन जो है यानी रोटेशन, अपने ही अक्ष पर घूमना, यानी घूर्णन में इसको मध्य भाग को 25 दिन और बाएं जो ध्रुव भाग है उसको 35 दिन का समय लगता है। अब सूर्य की संरचना की बात करते हैं तो ये निम्नलिखित स्तरों से मिलकर बना होता है। सबसे अंदर का सतह है उसको हम क्रोड या कोर कहते हैं। तो सूर्य का सबसे आंतरिक स्तर क्रोड कहलाता है। ये नाभिक के भट्टी के समान है। यहाँ ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है और ऊर्जा नाभिक के संलयन की वजह से उत्पन्न होती है। नाभिक के विखंडन और नाभिक के संलयन, 2 तरह की नाभिक की क्रियाएं होती है। तो उसमें नाभिक के संलयन, जब हाइड्रोजन के नाभिक आपस में क्रिया करके हीलियम का नाभिक बनाते हैं तो उसको हम नाभिक के संलयन कहते हैं। हाइड्रोजन बम के निर्माण में यही प्रोसेस काम में आती है। अन्य तारों की भांति सूर्य भी मुख्य रूप से हाइड्रोजन से भरा है। क्रोड में नाभिक की अभिक्रिया यानी न्यूक्लियर रिएक्शन, संलयन की क्रिया के कारण हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक मिलकर हीलियम के नाभिक का निर्माण करता है। इससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है और ये जो ऊर्जा है यहाँ से क्रोड से विकिरण क्षेत्र से होती हुई संवाहक क्षेत्र और वहाँ से प्रकाश मंडल से होता हुआ बाह्य अंतरिक्ष तक पहुँचता है। यानी कोड से ये जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है वो विकिरण क्षेत्र में और विकिरण क्षेत्र से संवाहक क्षेत्र में और वहां से बाह्य प्रकाश मंडल में होता हुआ बाह्य अंतरिक्ष में पहुंचता है। अब संवाहक क्षेत्र यानी क्रोड या कोर के बाद का जो घेरा है वो संवाहक घेरा कहलाता है और संवाहक घेरा के बाद प्रकाश मंडल। तो संवाहक घेरा क्या है? तो क्रोड के ठीक ऊपर का स्तर संवाहक घेरा कहलाता है। ये इस स्तर द्वारा क्रोड से बने ऊर्जा का संवहन किया जाता है, इसलिए इसका नाम संवाहक घेरा है। यानी ये कन्वेक्शन करता है, यानी वहां से बाहर की तरफ भेजता है ऊर्जा को। प्रकाश मंडल, सूर्य का ऊपरी सतह जो दिखाई देती है वो प्रकाश मंडल कहलाता है। इसी सतह से किरणों का विकिरण होता है, इसी से सूर्य का व्यास निर्धारित किया जाता है। तो ये प्रकाश मंडल जो तीसरा स्तर है वो है। अब सौर वायुमंडल की बात करते हैं कि कैसा वायुमंडल है, यहाँ पर सोलर एटमॉस्फेयर कैसा है। तो सौर वायुमंडल के भी कई स्तर होते हैं, जैसे वर्ण मंडल या किरीट या कोरोना। तो 2 इसको भागों में बांटेंगे हम। एक तो है क्रोमोस्फेयर और दूसरा किरीट या कोरोना। तो वर्ण मंडल या जो क्रोमोस्फेयर है वो प्रकाश मंडल के ऊपर का
रक्तिम वर्णमंडल होता है। ये स्तर मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस से बना होता है और ये सूर्य ग्रहण के समय प्रकाश मंडल के किनारे पर एक चमकीली गुलाबी लाइट के समान हमको दिखाई देता है वर्णमंडल। और वर्णमंडल के बाद जो है वो किरीट या कोरोना है। वर्णमंडल स्थल के पीछे सूर्य का प्रभामंडल युक्त किरीट या कोरोना होता है। अंतरिक्ष में बहुत दूर तक फैला किरीट या कोरोना एक्स किरण विवर्तन की क्षमता रखता है। ये स्तर भी सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जा सकता है। सूर्य ग्रहण के समय जब प्रकाश मंडल पूर्णतः ढक जाता है तो सूर्य किरीट या कोरोना दिखाई देता है। अन्य समय पर प्रकीर्णित सूर्य प्रकाश के कारण किरीट या कोरोना दिखाई नहीं देता, केवल सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है। सूर्य कलंक या सूर्य धब्बे क्या है? देखो, सूर्य की सतह पर कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं। ये वास्तव में धब्बे नहीं है, बल्कि सूर्य के चारों ओर चलते हुए गैसों के खोल है, गैसों के बादल है, जिनका आसपास के तापमान से जिनका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है, इसलिए ये थोड़े डार्क दिखाई देते हैं। इस कारण ये धब्बेदार दिखाई पड़ते हैं। ये धब्बे 1 या 2 दिनों से लेकर के 2-3 महीनों तक दिखाई देते हैं। जब सूर्य में धब्बा दिखाई देता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात यानी मैग्नेटिक स्टॉर्म्स उत्पन्न होते हैं। जब सूर्य में धब्बा दिखाई देता है तब इससे तार, रेडियो, टीवी आदि बिजली से चलने वाले मशीनों में गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती है। चुंबक की सुई की दिशा बदल जाती है और नाविकों को दिशा भ्रम हो सकता है। चुंबक की सुई की दिशा बदलने के कारण सूर्य धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है, जिसमें जिसे सूर्य धब्बा चक्र यानी सन स्पॉट साइकिल कहते हैं 22 वर्षों का, जिसमें से पहले 11 वर्षों में ये धब्बा बढ़ता जाता है, जिसे सूर्य धब्बा चक्र यानी सन स्पॉट साइकिल कहते हैं। पहले 12 वर्षों में धब्बा बढ़ता है और उसके बाद के अगले 11 वर्षों में धब्बा घटता है, यानी कुल 22 वर्षों का ये धब्बा चक्कर होता है। और इस चक्कर के कारण सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र बदलते रहते हैं। अब सूर्य के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम जान लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या उनकी बात करते हैं। परिक्रमण काल, तो देखो सूर्य का परिक्रमण काल जो है वो 25 करोड़ वर्ष यानी 1 कॉस्मोस ईयर, ब्रह्मांड वर्ष, एक ब्रह्मांड वर्ष यानी 25 करोड़ वर्ष है। और ये स्पीड जो है इसकी वह 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत चाल से ये चक्कर से ये दुग्ध मेखला जो मिल्की वे है आकाशगंगा, उसके चारों तरफ ये चक्कर काटता है एक वर्तीय पथ में। घूर्णन काल, तो इसका घूर्णन काल जो है वो 25 दिन का है मध्य भाग का और 35 दिन का है इसका ध्रुव भाग का। इसका व्यास कितना है? तो इसका व्यास है 13,92,000 किलोमीटर यानी कि लगभग 14 लाख किलोमीटर है। और पृथ्वी के व्यास का 110 गुना है। पृथ्वी के व्यास का 110 गुना व्यास है इसका, 14 लाख किलोमीटर इसका व्यास है। आपेक्षिक द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी का आपेक्षिक द्रव्यमान 1 है और सूर्य का आपेक्षिक द्रव्यमान जो है वो 3,32,776 यानी पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 3 लाख गुणा 3,32,776। तो पृथ्वी के द्रव्यमान का 3 लाख गुणा द्रव्यमान इसका अपेक्षित द्रव्यमान है। घनत्व इसका 1.41 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इसके क्रोड का जो इंटरनल पार्ट है, जो अंदर सबसे अंदर जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, ऊर्जा होती है, उसका तापमान कितना है? तो उसका तापमान है 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस। रासायनिक बनावट है हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और बाकी 2.5% अन्य तत्व है। तो सबसे ज़्यादा इसमें हाइड्रोजन है और उसके बाद हीलियम है। हाइड्रोजन के नाभिक हीलियम बनाते रहते हैं। जीवन काल इसका कितना है? तो जीवन काल इसका लगभग 10 अरब वर्ष है, यानी कि 10 की घात 10 वर्ष इसका जीवन काल है। अब सूर्य जो सौरमंडलीय पिंड है उनकी 3 श्रेणियां, उनकी बात करते हैं। देखो, तो सौरमंडल अंतरिक्ष संबंधी नामकरण के लिए एकमात्र जो अधिकृत संस्था है वो है अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU। IAU की स्थापना वर्ष 1919 है और इसका प्राग में सम्मेलन हुआ था 2006 में। और इसी सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया था और तब से 8 ग्रह। ये सौरमंडल में मौजूद पिंडों को 3 श्रेणियों में विभाजित करता है। और ये 3 श्रेणियां कौन सी है? तो 3 श्रेणियां हैं। पहली है परंपरागत ग्रह, दूसरी श्रेणी है बोने ग्रह या प्लूटोन्स और तीसरी है सौरमंडल लघु सौरमंडल पिंड। तो परंपरागत ग्रह कौन से? तो इसमें 8 ग्रह है और ये सूर्य से दूरी के हिसाब से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 8 है। और बोने ग्रह या जो प्लूटोन्स है तो बोने ग्रह में, प्लूटो को बोने ग्रह में डाल दिया। इसके अलावा चेरोन, शेरेश और जेना 2003 UB313 ये बोने ग्रह या प्लूटोन्स है। और लघु सौरमंडल ग्रह और
बोने ग्रह के अलावा जो यानी क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु या पुच्छल तारे है, उल्का पिंड, उपग्रह या अन्य जो खगोलीय पिंड है वो सारे इसमें आ जाएंगे लघु सौर मंडल पिंड में। अब हम बात करते हैं सबसे पहली कैटेगरी यानी परंपरागत ग्रह की। तो परंपरागत ग्रह जो है वो 8 है, इनके बारे में बात करते हैं। देखो, अंतर्राष्ट्रीय जो खगोल शास्त्रीय संघ है IAU, उसकी नवीनतम परिभाषा के अनुसार ग्रह वे खगोलीय पिंड है जो निम्नलिखित 3 शर्तों को पूरा करते हैं। जो 3 शर्तें पूरे करेंगे वो ग्रह की परिभाषा में आएंगे। तो पहला है कि सूर्य की परिक्रमा करते हो, दूसरा है कि उनका द्रव्यमान कम से कम इतना हो कि वह अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका आकार लगभग गोल हो गया हो, यानी उनका गुरुत्वाकर्षण बल यानी उनका द्रव्यमान इतना हो कि इतना अधिक द्रव्यमान हो कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उनकी जो आकृति है, आकार है, वो लगभग गोल हो गया हो इसलिए। और दूसरा तीसरी जो कंडीशन है वो है कि वो अपने पड़ोसी पिंडों की कक्षा को नहीं लांघता हो, यानी जिसका जो पाथ जो है वो एलिप्टिकल दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है वो किसी दूसरे पिंड की कक्षा को नहीं काटती है। प्लूटो को जिस परिभाषा से बाहर किया गया था उसका कारण यही था कि प्लूटो जो है वो दूसरे जो क्षुद्र ग्रह उसकी कक्षा को काटता था, ठीक है, इसलिए प्लूटो को ग्रह की परिभाषा से बाहर निकाल दिया। तो ये 3 शर्तें हैं कि ग्रह के लिए 3 शर्तें हैं कि वो सूर्य की परिक्रमा करता हो, उसका द्रव्यमान इतना अधिक हो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका आकार लगभग गोल हो गया हो, और वो किसी अन्य पड़ोसी पिंड की कक्षा को नहीं लांघता हो। उपरोक्त परिभाषा के आधार पर आधुनिक खगोलविदों ने प्लूटो को ग्रह के रूप में चली आ रही मान्यता को समाप्त कर दिया। जैसे ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 हो गई, प्लूटो अब बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। आकाश में सभी ग्रह अपनी स्थिति बदलते रहते हैं, जिसके कारण ये आकाश में बहुत कम दिखाई पड़ते हैं और कभी गायब भी हो जाते हैं, इसलिए इन्हें प्लेनेट कहा जाता है, यानी जो गायब हो सकते हैं। अब तक ज्ञात ग्रहों के नामकरण जो है वो रोम देवताओं के नाम के आधार पर किया गया, जैसे कि मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता और ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। परंपरागत ग्रहों में 6 ग्रह जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, इनके बारे में प्राचीन काल से ही जानकारी थी। बाद सबसे लास्ट के जो 2 ग्रह सूर्य से दूरी के आधार पर अरुण और वरुण, इनकी जानकारी पहले नहीं थी। इनकी जानकारी दूरबीन के आविष्कार के बाद में हुई, इनकी खोज दूरबीन के आविष्कार के बाद हुई। और अरुण की खोज 1781 में विलियम हर्सेल ने की थी, और वरुण की खोज जो है वो 1846 में जॉन गेले ने की थी। तो ये याद रखने पे प्रश्न आ सकता है कि अरुण की खोज 1781 में किसने? विलियम हर्सेल ने, और वरुण की खोज 1846 ईस्वी में जॉन गेले ने। अब देखो ग्रहों का क्रम, ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स क्या है, तो इनको हम 3 हिसाब से अलग अलग क्रम में रखेंगे। सबसे पहला है, और यही सबसे ज़्यादा काम में आता है, कि सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रह का क्रम क्या है। तो सबसे पहले सूर्य से निकटतम बुध मरकरी, उसके बाद शुक्र वीनस, उसके बाद पृथ्वी अर्थ, फिर मंगल मार्स, उसके बाद बृहस्पति जुपिटर, फिर शनि सैटर्न, उसके बाद अरुण यानी यूरेनस, और सबसे लास्ट में वरुण यानी नेपच्यून। इसको याद रखने के लिए इंग्लिश में इनके जो नाम है ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनको याद रखने के लिए एक सेंटेंस है, माई एजुकेटेड मदर जस्ट सर्वस नट या नमकीन भी कह सकते हो आप इसको। वेरी एजुकेटेड, माई वेरी एजुकेटेड, यहाँ पर माई वर्ड मैंने लिखना भूल गया हूँ मैं। माई, पहला माई वर्ड है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्वस नट्स। तो माई से बन गया मरकरी, और वेरी से बन गया वीनस, और एजुकेटेड से बन गया अर्थ, और मदर से बन गया मार्स, जस्ट से बन गया जुपिटर यानी बृहस्पति, सर से बन गया सैटर्न यानी शनि, और अस से बन गया यूरेनस, और नट से बन गया नेपच्यून। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नट्स। हिंदी में अगर इनको याद रखेंगे तो बस पा एक सेंटेंस आप बना सकते हो अपने हिसाब से कुछ। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, ब से पा में, बसपा में, बसपा में, बसपा में, बस एक वुमन, बसपा में बस एक वुमन। ये जो बहुजन समाजवादी पार्टी है उसके नाम से मैंने ये ट्रिक बनाई है। बसपा में जो एकमात्र लेडी जो इसकी प्रेसिडेंट है वो मायावती है, तो वहाँ से कि बसपा में बस एक ही वुमन प्रेसिडेंट है, वो एक ही वुमन है जो मेन है। तो ब से पा, ब पहला ब का मतलब बुध, श का मतलब शुक्र,
पा का मतलब पृथ्वी, में जो आ रहा है इसका मतलब है मंगल, बस पा में 4 हो गए। ये ब्रश मतलब बृहस्पति, स मतलब यहाँ पर है शनि, और एक एक से ए अरुण, और वुमन से वह पहला वाला जो अक्षर है ना वह से वरुण। इस तरह से आप भी कोई दूसरा सेंटेंस इस तरह से हिंदी में भी याद रख सकते हो। तो ये सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रह हो गए। अब पृथ्वी से दूरी के आधार, तो देखो पृथ्वी के सबसे निकटतम जो पड़ोसी है वो ग्रह है शुक्र, और शुक्र के बाद में आप देखो सबसे, सूर्य से अगर हम बात करें तो सबसे पहले बुध आएगा, और बुध के बाद में शुक्र आएगा, और शुक्र के बाद में पृथ्वी आएगी, और पृथ्वी के बाद में आएगा, उसके बाद आएगा मंगल, और मंगल के बाद बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद में शनि। तो पृथ्वी के पड़ोसी कौन कौन है? शुक्र और मंगल है। तो सबसे पास में इनमें से कौन है? तो शुक्र है। तो सबसे पहले शुक्र है, शुक्र के बाद में आ गया मंगल, तो मंगल। और फिर जैसे यहाँ से शुरुआत की थी हमने, एक सबसे पहले इधर शुक्र, अब एक इधर मंगल, तो शुक्र के बाद मंगल, और फिर वापस एक इधर यानी बुध। ठीक है, बुध हो गया। अब बाकी ये जो बचे वो जैसा सूर्य से दूरी के आधार पर है वैसे ही पृथ्वी के आधार पर हो जाएंगे। पहले बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, और सबसे लास्ट में वरुण। आकार के आधार पर तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि है। तो सब पहले बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में शनि, और शनि के बाद में जो ये लास्ट के दो है वो है यानी अरुण और वरुण। यानी बृहस्पति से जो बाहर के जो प्लानेट है ना वो सिक्वेंस ही ले लो आप, सबसे पहले बाहर वाले से शुरू कर दो। यानी सबसे पहले 1 नंबर बाहर पर जो है सूर्य से दूरी के आधार पर बृहस्पति, फिर बृहस्पति के बाद में जो सूर्य के पास में है वो शनि, शनि के बाद में अरुण, और अरुण के बाद में वरुण। ये तो हो गए। अब जो इनर प्लानेट है उनमें सबसे बड़ा पृथ्वी है, सबसे बड़ा पृथ्वी है। तो पृथ्वी 5 नंबर पे, और फिर पृथ्वी के बाद में शुक्र, ठीक है, और शुक्र के बाद में मंगल, और मंगल के बाद में सबसे लास्ट में जो सबसे छोटा ग्रह है वो बुध। अब हम परंपरागत ग्रहों का परिचय करते हैं, यानी उनके बारे में और जानकारी जुटाते। तो बात करते हैं सबसे पहले बुध की, और मरकरी कहते हैं इसको। ये सूर्य का निकटतम ग्रह, सबसे नजदीक सूर्य के जो है वो यही है, बुध है। और इसकी सूर्य से औसत दूरी लगभग 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है, लगभग 6 करोड़ मान सकते हैं हम। 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर है, और ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। और ये आकार में पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से थोड़ा सा बड़ा है चंद्रमा से। इसका व्यास लगभग जो है वो 4900 किलोमीटर है, लगभग 5000 किलोमीटर है। ये अपने दीर्घवृत्तीय कक्ष में 1,76,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमता है, और ये गति यानी बहुत फास्ट घूमता है ये। इसी गति के कारण सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की पकड़ से यह सुरक्षित रहता है, और इससे अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 59 दिन लगता है। यानी अपनी धुरी पर कितने समय में चक्कर लगाता है ये? 59 दिन में। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.056 गुना है। इसका घनत्व 5.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। बुध का अधिक घनत्व है, घनत्व बहुत ज़्यादा। तो ये सिद्ध करता है कि इसकी सतह जो है भारी तत्वों से बनी हुई है, और इसका जो क्रोड है वो लोहे का बना होता है। इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/8वां भाग है। बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, और यहाँ पर अतिशय गर्म और रातें बर्फीली होती है, यानी दिन बहुत ज़्यादा गर्म और रातें बहुत ज़्यादा बर्फीली होती है। बुध का एक पूरा दिन पृथ्वी के 176 दिनों के बराबर अवधि का होता है। यानी एक दिन, वहाँ के 24 घंटे हमारे यहाँ के 176 दिनों के बराबर है, इतना बड़ा दिन है। और यानी बुध का सिर्फ पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर केवल दिन है, और इतने ही दिनों की रात है। बुध चंद्रमा के सदृश दिखाई देता है, तथा यहाँ पर भी चंद्रमा की तरह बड़े बड़े पहाड़ और ज्वालामुखी के मुंह है। यहाँ पर एक कैलोरिस बेसिन है, और ये बेसिन का व्यास लगभग 1300 किलोमीटर है, और ये सतह से 2000 मीटर ऊंचे पर्वतों के से चारों ओर से घिरी हुई बेसिन है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, शुरू के 2 के कोई उपग्रह नहीं है, उसके बाद में एक, पहले के यानी पृथ्वी का 1, उसके बाद वाले का यानी मंगल के 2, और फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब अगला जो ग्रह है सूर्य से वो है शुक्र, वीनस। बुध के बाद में ये सूर्य का निकटतम ग्रह है, और ये सूर्य से लगभग 10 करोड़ लाख किलोमीटर है, और ये आकार और भार में पृथ्वी के लगभग बराबर है। आकार में और भार में लगभग पृथ्वी के बराबर है। इसलिए इसे अपनी दूरी पर लगभग एक चक्कर लगाने में 243 दिन का समय लगता है। मैंने पृथ्वी के लगभग बराबर ही मान सकते हैं इसको। देखो बुध बहुत फास्ट दूरी पर परिक्रमा करता है सूर्य के चारों ओर, 59 दिन में पूरी कर लेता है। पृथ्वी 365 दिन में पूरी करती है, और शुक्र जो है 243 दिनों में पूरी करता है। पृथ्वी की बहन, इसको अर्थ सिस्टर या पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है, ट्विन भी कहा जाता है। ये
ये अरुण की भांति पृथ्वी की विपरीत दिशा में अर्थात पूर्व से पश्चिम में घूर्णन करता है। ये हमने पहले भी पढ़ लिया इसके बारे में कि शुक्र और अरुण, ये दो ऐसे शुक्र और अरुण है जो दक्षिणावर्त में परिक्रमा करते हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम में। बाकी जितने भी ग्रह है वो सब पश्चिम से पूर्व में घूमते हैं, ये केवल पूर्व से पश्चिम में घूमते, केवल दो शुक्र और ये अरुण। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.815 गुना है। इसका घनत्व 5.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। शुक्र ग्रह गर्म और तपता हुआ ग्रह है। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर सबसे चमकीला दिखाई देता है। सूर्य और चंद्रमा के बाद में सबसे चमकीला दिखाई देने वाला ग्रह या जो पिंड है वो कौन है? शुक्र है। इसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के जमे हुए बालक है। देखो बादल है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सल्फ्यूरिक एसिड के बादल कौन से ग्रह पर पाए जाते हैं? तो शुक्र ग्रह पर, जो शुक्र के धरातल से 80 किलोमीटर ऊंचाई तक हरदम छाए रहते हैं। ये बादल शुक्र पर पड़ने वाले सूर्य की अधिकांश किरणों को 76% को परावर्तित कर देते हैं। शुक्र ग्रह का अधिकतम भाग घुमावदार मैदानों से ढका है तथा इस ग्रह पर कुछ जीवित ज्वालामुखी भी है। शुक्र का वायुमंडल लगभग 97% कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव नहीं है और शेष नाइट्रोजन जलवाष्प और अन्य तत्व। शुक्र का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब का 90 गुना अधिक है। अब देखो एक चीज है कि इसको भोर का तारा और शाम का तारा क्यों कहते हैं? तो सूर्य, ये जो शुक्र है वो पूर्वी आकाश में प्रातः यानी सुबह के समय तो ये पूर्वी आकाश में नजर आता है और शाम के समय में पश्चिमी आकाश में नजर आता है। इसी कारण इसको भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार या सांझ का तारा इवनिंग स्टार भी कहते हैं। बुध की भांति शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। अब एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है पृथ्वी, इसकी अवस्थिति तो ये शुक्र और मंगल के बीच में है। एक तरफ इसके शुक्र है सूर्य की तरफ और दूसरी तरफ इसके मंगल है। और सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरे नंबर का है बुध, शुक्र के बाद पृथ्वी है। सूर्य से इसकी दूरी के अनुसार ये तीसरा ग्रह, और पृथ्वी की सूर्य से जो दूरी है वो लगभग 14,09,98,500 किलोमीटर है, यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर कह सकते हैं इसको, 15 करोड़ किलोमीटर कह सकते हैं। और ये जो दूरी है यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर की जो दूरी है, इसको हम एक खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड यानी कि 498 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। इसकी आकार कैसा है? तो आकार के अनुसार ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। बाहर के जो ग्रह है 4 वो बड़े हैं इससे, और ये 5वें ग्रह, और सबसे छोटे में चौथा इसका नंबर है। इसका औसत व्यास जो है वो लगभग 12,776 किलोमीटर है, और ध्रुवीय व्यास थोड़ा ज़्यादा है 12,756, और विश्वतरेखीय व्यास 12,756 थोड़ा किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा है, और ध्रुवीय व्यास थोड़ा सा कम है 12,714 किलोमीटर है, यानी औसत व्यास जो है वो इसका 12,740 किलोमीटर है। अब बात करते हैं इसकी आकृति की। तो सामान्यतः पृथ्वी की आकृति गोलाकार है, परंतु यह ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है और विषुवत रेखा पर कुछ फूली हुई है। पृथ्वी की इस लगभग गोलाकार आकृति को लक्षवाक गोलाभ यानी ओब्लेट स्फेरॉइड या एलिप्सॉइड या जियोइड यानी पृथ्वी के जैसा जियोइड शेप कहते हैं। परिक्रमण रिवोल्यूशन का इसका जो या वार्षिक गति यह है, ये सूर्य की परिक्रमा लगभग 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड में पूरी करती है। यानी इसका परिक्रमण समय जो सूर्य के चारों एक चक्कर पूरा करने में इसको लगभग 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड का समय लगता है। तभी तो हर 4 वर्ष के बाद में एक लीप ईयर्स होता है जिसमें 366 दिन होते हैं, फरवरी में 29 दिन होते हैं 28 की जगह। पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के परित एक दीर्घवृत्तीय यानी अंडाकार मार्ग एलिप्टिकल पाथ पर चक्कर करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। जब ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है तो अपने अक्ष पर, परिक्रमण अक्ष पर यह 66.5 डिग्री झुकी हुई रहती है। और परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतुएं जो सर्दी, बारिश और
गर्मी, ये जो ऋतु परिवर्तन होता है वो इसी गति के कारण है, परिक्रमण गति की वजह से ही है। यदि पृथ्वी अपने पक्ष पर परिक्रमण करना बंद कर दे तो पृथ्वी का आधा भाग पर हमेशा एक ऋतु रहेगी और आधे भाग पर हमेशा दूसरी ऋतु रहेगी। एक तरफ हमेशा सर्दियां और एक तरफ हमेशा गर्मियां, इस तरह से रहेगी। घूर्णन या रोटेशन, यानी खुद अपने एक्स पर ये कितने समय में घूर्णन गति करती है, रोटेशन यानी खड़े खड़े एक जगह घूम जाना। तो ये रोटेशन या दैनिक गति जो है वो अपने अक्ष या धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। ठीक है, केवल पूर्व से पश्चिम की तरफ दो ही ग्रह करते हैं, एक तो शुक्र और एक पश्चिम से पूर्व की ओर करता है, और पूर्व से पश्चिम की ओर केवल दो ही ग्रह करते हैं, एक है शुक्र और एक है अरुण। ये 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 23 घंटे 56 मिनट 4.091 सेकंड में एक पूरा चक्कर काटती है। ठीक है, लेकिन लगभग 24 घंटे में अपनी रोटेशन यानी घूर्णन गति कंप्लीट कर लेती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री अक्षांश झुकी हुई है, अपने अक्ष पर ये 23.5 डिग्री अक्षांश झुकी हुई है, और जब ये परिक्रमण करती है तब ये 66 डिग्री झुकी हुई परिक्रमण करती है, और रोटेशन जब करती है तो रोटेशन पर अपने ही अक्ष पर ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश झुकी हुई है। घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं, घूर्णन गति जो है दैनिक गति, इसकी वजह से दिन रात बनते हैं। अगर ये घूर्णन नहीं करेगी तो पृथ्वी पर आधा भाग हमेशा प्रकाश में रहेगा, यानी आधी तरफ हमेशा दिन और आधी तरफ हमेशा रात रहेगी। द्रव्यमान और घनत्व, तो पृथ्वी का द्रव्यमान 5.976 गुणा 10 की घात 14 किलोग्राम है, यानी लगभग 6 गुणा 10 की घात 14 किलोग्राम है, और घनत्व 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इसकी संरचना की बात करते हैं तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 परतें हैं, सियाल सबसे बाहर वाली, नीफा और सीमा और नीफे, यानी सियाल, सीमा और नीफे। सियाल सबसे बाहर वाले, सियाल का मतलब है सिलिका और एल यानी एल्यूमिनियम, सीमा का मतलब है सिलिका और मैग्नीशियम, और नीफे का मतलब है निकिल और एफी मतलब आयरन, निकिल और आयरन। इंटरनल कोड जो है वो निकिल और आयरन का बना हुआ है, नीफे लोहे का बना हुआ है। सबसे बाहर परत है वो सिलिका और एल्यूमिनियम, और उसके बाद में सिलिका और मैग्नीशियम। मध्यम तापमान है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, और प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण, क्योंकि यहाँ लगभग क्षेत्रफल जल का विस्तार है, इस कारण पृथ्वी सौरमंडल का अकेला ऐसा ग्रह है जहाँ पर लाइफ है, जहाँ पर जीवन संभव है। और पृथ्वी को नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष में ये नीला दिखाई देता है, और नीला दिखाई देने का कारण जल है। 71% क्षेत्र में जल है, और जल के प्रकीर्णन के कारण सूर्य से आने वाले प्रकार को जल के द्वारा जब उसका प्रकीर्णन होता है तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित वो ब्लू लाइट को करता है, इसलिए वो नीला दिखाई देता है, इसलिए ये नीला ग्रह कहलाता है। अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल का आवरण है, और यहाँ लगभग 78.03% नाइट्रोजन है। हम इसको लगभग 78% मान लेते हैं कि 78% नाइट्रोजन है, और 20.99% यानी लगभग 21% ऑक्सीजन है यहाँ पर, और बाकी जो है वो 1% में अन्य अन्य गैसें हैं। और वायुमंडल का 99.02% केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। वायुमंडल पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण गति के कारण पृथ्वी से बंधा हुआ रहता है, और उपग्रह, इसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। अब मंगल की बात करते हैं, लाल ग्रह मंगल, ये दूरी के आधार पर चौथा ग्रह, यानी इंटरनल प्लैनेट में हमने 4 ग्रह की बात की थी, चौथा ग्रह इंटरनल प्लैनेट में। जो आंतरिक ग्रह उनमें सबसे पहले बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, और सबसे लास्ट में मंगल। तो सूर्य से दूरी के आधार पर चौथा ग्रह, और सूर्य से इसकी दूरी 22 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है। ये सौरमंडल का दूसरा छोटा ग्रह है, सबसे छोटा बुध है, और बुध के बाद में दूसरा छोटा मंगल है। मंगल के बाद में शुक्र, और चौथे नंबर पर पृथ्वी। इसका व्यास 6800 किलोमीटर है। पृथ्वी का दूसरा पड़ोसी है, पहला पड़ोसी शुक्र और दूसरा पड़ोसी है मंगल। ये सूर्य की परिक्रमा लगभग 686 दिनों में पूरी करता है। चूंकि मंगल अपने अक्ष पर झुका हुआ है, अतः यहाँ पर भी ऋतुएं बनती है। 6 महीने गर्मी और 6 महीने जाड़े का मौसम होता है, सर्दियाँ होती है। अपने अक्ष या धुरी पर ये एक चक्कर लगाने में 24.7 घंटे का समय लगता है, लगभग पृथ्वी के समय जितना ही लगता है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.107 गुणा है। इसका घनत्व 3.95 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के शक्ति की 1/3 है, 1/3 है। और मंगल की भूमि बंजर है। इसका रंग इसके मिट्टी के लो ऑक्साइड के कारण लाल है। इसको लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी में लो ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड, इसलिए ये लाल ग्रह कहलाता है। मंगल ग्रह की अत्यंत
सतह अत्यंत जटिल है और यहाँ पर बड़े बड़े रेगिस्तान, ज्वालामुखी और पर्वत पाए जाते हैं। मंगल का सबसे बड़ा जो पर्वत है उसका नाम है निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया, जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। मंगल पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी है माउंट ओलंपस मॉन्स, सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है वो ओलंपस मॉन्स, और सबसे बड़ा जो पर्वत है वो है निक्स ओलंपिया। मंगल के चारों ओर एक पतला वायुमंडल पाया जाता है और यहाँ वायु दाब बहुत अधिक है। वायुमंडल में लगभग 95% भाग जो है वो केवल कार्बन डाइऑक्साइड का है और बाकी नाइट्रोजन, ऑर्गन और थोड़ी मात्रा में जलवाष्प उपस्थित होते हैं। थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ओजोन भी पाया जाता है। 1976 में वाइकिंग यान मंगल के सतह पर उतरा था, 1976 में, और इस वाइकिंग यान ने यह खोज करी और यहाँ पर यह पता लगाया कि यहाँ पर जीवन की कोई संभावना नहीं है। इससे पहले मंगल ग्रह पर यह माना जाता था कि वहाँ जीवन संभव हो सकता है। मंगल ग्रह पर भेजे गए अन्य अंतरिक्ष यान कौन कौन से, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है। देखो, पाथफाइंडर, मार्स ओडिसी, बीगल 2 2003 में, स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी 2004 में, है ना। तो बीगल, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, पाथफाइंडर, मार्स ओडिसी, ये वो यान है जो वहां पर भेजे गए हैं। इसके 2 उपग्रह, एक तो है फोबोस और एक है डीबोस, ये याद रखना आप। पृथ्वी का एक था चंद्रमा, इसके 2 है, फोबोस, डीबोस। और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डीबोस। इसमें से जो डीबोस उपग्रह वो सौरमंडल का सबसे छोटा से छोटा उपग्रह है। तो ये मंगल ग्रह के बाद की जानकारी थी। इस तरह से हमने इस वीडियो में सौरमंडल की बात कर ली। सौरमंडल में कौन कौन से जो 3 कैटेगरी के पिंड हैं उनकी बात कर ली हमने, और सूर्य की बात कर ली, सौरमंडल के मुखिया की, और उसके बाद में जो इनर प्लैनेट्स है, आंतरिक जो उपग्रह है, उनकी बात कर ली हमने, जिसमें हमने बात करी बुध की, शुक्र की, पृथ्वी की और मार्स यानी मंगल की। अब बाकी के जो 4 ग्रह है और पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा, इनसे रिलेटेड मैं जानकारी अगली वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। तो बने रहिए इसी चैनल पर। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। बने रहो इसी चैनल पर, आपको अच्छा अच्छा कंटेंट इसी तरह से आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।